नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम भारत की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी संरचनाओं में से एक राम सेतु की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, सच कहूं तो ये एक ऐसा पुल है जो सिर्फ समंदर को नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में आता है, क्या ये प्रकृति का कोई भूवैज्ञानिक चमत्कार है या फिर हमारी प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई बहुत ही अद्भुत नमूना? देखा जाए तो इस एक सवाल ने धर्म, विज्ञान और राजनीति तीनों को ही हमेशा आमने सामने ला खड़ा किया है। आज हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल न्यूट्रल होकर सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, अ ब्रिज ऑफ मेनी मीनिंग्स। इसमें हम इसके प्राचीन और साहित्यिक मूल को समझेंगे। हम सबने रामायण की वो कहानी तो सुनी ही है ना, जहां भगवान राम की सेना के नल और नील नाम के शिल्पियों ने एक अथाह समंदर पर पुल बना दिया था। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो रामायण के अलावा बौद्ध और जैन साहित्य, पुराने ग्रीक यात्रा वृत्तांत और यहां तक कि मध्यकाल के अरब यात्रियों के दस्तावेजों में भी भारत और श्रीलंका के बीच एक उथले पथरीले रास्ते का बिल्कुल ऐसा ही जिक्र मिलता है। मतलब दुनिया भर की प्राचीन पांडुलिपियों ने इस रास्ते को रिकॉर्ड किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रामायण में बताया गया है कि ये पुल 100 योजन लंबा था। और हाँ, उन पत्थरों का भी जिक्र है जिन पर राम लिखा था और जो पानी पर तैरते थे। अब अगर हम इसके छिपे हुए अर्थ यानी इसके प्रतीकात्मक महत्व को समझें तो ये 100 का जो अंक है और ये जो पूरा का पूरा निर्माण कार्य है, ये असल में एक बहुत ही कड़े अनुशासन, कभी ना टूटने वाले विश्वास और एक बहुत बड़े उद्देश्य को दर्शाता है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, एक संकल्प था। चलिए अब पुरानी पांडुलिपियों से बाहर निकलते हैं और 21वीं सदी के विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2, दिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम सैटेलाइट्स और जियोलॉजी की बात करेंगे। साल 2002 की बात है। अंतरिक्ष से ली गई नासा की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इन तस्वीरों में भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ठीक 48 किलोमीटर लंबी एक बिल्कुल सीधी पथरीली श्रृंखला साफ दिखाई दे रही थी। गहरे नीले समंदर के बीचों बीच हल्के रंग की ये रेखा इतनी स्पष्ट और इतनी एक समान थी कि इसे देखकर किसी के भी मन में ये सवाल उठना लाजमी था, क्या सच में किसी ने जानबूझकर इसे बनाया है? ये एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? जब ये तस्वीरें वायरल हुईं तो नासा को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ये तस्वीरें किसी मानव निर्मित पुल के होने का सबूत नहीं देती। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उन्होंने इसे पूरी तरह से नेचुरल यानी प्राकृतिक भी घोषित नहीं किया। ये आज के विज्ञान की एक बिल्कुल तटस्थ सीमा है, ना तो हाँ और ना ही ना। अच्छा, अब जरा उन तैरने वाले पत्थरों के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें प्यूमिस स्टोन यानी झामा पत्थर कहा जाता है। असल में ये एक बहुत ही हल्की और छिद्रों वाली ज्वालामुखी चट्टान होती है। इसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी से भी कम होता है और बस इसी वजह से ये पानी पर तैर सकती है। और भूवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ये इलाका कभी ज्वालामुखी गतिविधियों का केंद्र रहा है। तो वैज्ञानिक तौर पर यह 100% मुमकिन है कि इस तरह के छेद वाले पत्थर प्राकृतिक रूप से वहां मौजूद हों। लेकिन रुकिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। समंदर के नीचे से जो डेटा मिला है उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। सैंपलिंग से कुछ ऐसी भूवैज्ञानिक विसंगतियां यानी अनोमली सामने आई हैं जो किसी पहेली से कम नहीं। पहली बात, यहां जो भारी पत्थर मिले हैं वो उस इलाके के लोकल पत्थरों से बिल्कुल मैच नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कहीं और से लाया गया हो। और दूसरी सबसे बड़ी हैरानी की बात, जिसे हम स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, आमतौर पर प्रकृति में पहले पत्थर होते हैं और फिर समय के साथ उन पर रेत जमती है, राइट? लेकिन राम सेतु में मामला बिल्कुल उल्टा है। भारी भरकम पत्थर रेत के ऊपर रखे हुए मिले हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बिल्कुल खिलाफ है। ये कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। और इन्हीं सब वैज्ञानिक और ऐतिहासिक उलझनों के बीच साल 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा हो गई। इसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। एक तरफ था आर्थिक विकास का मजबूत तर्क, एक ऐसा रास्ता जिससे बड़े जहाजों को पूरा श्रीलंका घूमकर नहीं जाना पड़ता। इससे समय बचता, ईंधन बचता और रोजगार बढ़ता।
लेकिन दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत पर एक बहुत बड़ा खतरा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ एक प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर मिट जाती, बल्कि वहां के बहुत ही नाजुक मूंगे की चट्टानों, समुद्री जीवों और हजारों मछुआरों की रोजी रोटी पर भी भारी संकट आ जाता। ये अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच एक बहुत बड़ा और बहुत ही मुश्किल टकराव था। खैर, इस राजनीतिक और कानूनी टकराव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। भाग 3, सिंबॉलिज्म ऑफ एंशिएंट इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, क्या हो अगर रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा ना होकर अपने अंदर बहुत सारी भौगोलिक जानकारियों को समेटे हुए हो। चलिए वानर सेना को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक तरफ शाब्दिक व्याख्या है, यानी जादुई शक्तियों वाले बंदरों की एक सेना जिसने चमत्कार से पुल बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ है एंथ्रोपोलॉजिकल यानी मानव शास्त्रीय नजरिया, और ये बहुत ही तार्किक है। कई विद्वानों का मानना है कि ये वानर असल में वहां के स्थानीय वनवासी समुदाय थे। ऐसे लोग जिन्हें प्रकृति, समंदर की लहरों और वहां के पत्थरों की बहुत गहरी, बहुत ही एडवांस नॉलेज थी, और उन्होंने एक अच्छे लीडरशिप के अंडर एक साथ मिलकर ये विशाल काम किया। और ये थ्योरी बहुत ही शानदार तरीके से ये साबित करती है कि इतने बड़े निर्माण के लिए सिर्फ किसी जादू की नहीं, बल्कि बहुत ही गहरी वैज्ञानिक और पर्यावरणीय समझ की जरूरत थी। समंदर की धाराओं को समझना, ज्वार भाटे का सही समय जानना, ज्वालामुखी पत्थरों की प्लवनशीलता यानी उनके तैरने के गुण का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग समुदायों को एक साथ लाना। सच कहूं तो ये हमारी प्राचीन पारिस्थितिक महारत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। भाग 4, रेजिलियंस अक्रॉस जनरेशंस, पीढ़ियों तक कायम रहने वाली एक स्मृति। अगर हम सारी बातों को एक साथ जोड़ें तो राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, ये इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल और हमारे अस्तित्व को बचाए रखने की एक बहुत पुरानी सभ्यतागत याद है। कुछ मानव विज्ञानियों का तो यहाँ तक मानना है कि रामायण के अंदर जलवायु परिवर्तन, भूगोल और लोगों के विस्थापन की जानकारी कूटबद्ध है, यानी एनकोडेड है। जब हिमयुग के बाद समंदर का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तब शायद राम सेतु सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि बदलते हुए भयानक पर्यावरण से बचने का एक सुरक्षित जरिया था। ये दिखाता है कि हमारा समाज कितना लचीला था और कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य से बिठाकर उसने खुद को बचाया। और यही बात इस समय के साथ कहानी और किंवदंतियों में बदल रही। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। एक समाज आधुनिक ज़रूरतों और अपनी प्राचीन सभ्यता की यादों को बचाने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाता है? राम सेतु समुद्र के बीच पड़े सिर्फ कुछ पत्थर नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारी जड़ों, हमारे विकास और प्रकृति के साथ हमारे असली रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो असली विकास क्या है? क्या वो जो हमारे अतीत की हर निशानी को मिटा दे, या वो जो हमारी इन अनमोल यादों को सहेजकर हमारे साथ आगे बढ़े? इस सवाल के साथ मैं आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करता हूँ। सोचने वाली बात है ना?